हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंप्लीफाइड जीएसटी। आज का मेरा टॉपिक है इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेक्शन 16 को हम आज डिस्कस करेंगे। उसमें क्या कंडीशंस हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या कंडीशंस रजिस्टर्ड पर्सन को फॉलो करनी है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। फिर हम 2A 2B को डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि 2A 2B में डिफरेंस क्या है। और लास्ट पे हम कुछ कोर्ट के केसेस को डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट से रिलेटेड क्या बताया गया है। धीरे धीरे एक एक करके इसको स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन 16 को स्टडी करेंगे। सेक्शन 16 के अंदर 4 सब सेक्शन है। सब सेक्शन 1, 2, 3 एंड 4। सेक्शन 2 के अंदर कंडीशंस बताई गई हैं। सेक्शन 1 ये बताती है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट कब मिलेगा, और सेक्शन 2 सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 ये बताती है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने की कंडीशंस क्या है। जब तक वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तब तक इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले हम सेक्शन 16 सबसेक्शन 1 को डिस्कस करते हैं। वो ये कहती है कि एवरी रजिस्टर्ड पर्सन शैल सब्जेक्ट टू सच कंडीशंस एंड रेस्ट्रिक्शंस एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड एंड इन द मैनर स्पेसिफाइड इन सेक्शन 49 be entitled to take credit of input tax credit. Input tax charge on supply of goods or services are both to him which are used or intended to be used for the furtherance of business, or and the said amount shall be credited to his electronic credit ledger. Means अगर रजिस्टर्ड पर्सन ने, किसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलना है, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर मींस उसका रजिस्ट्रेशन अवश्य है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। तो रजिस्टर्ड पर्सन अगर कोई बिजनेस के लिए गुड्स खरीदता है या सर्विसेज लेता है या दोनों लेता है या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के लिए लेता है तो वो एलिजिबल हो जाता है इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए। अब हम यहाँ पर एक बात आती है कि क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा स्टैट्यूटरी राइट है। तो हमारा ये स्टैट्यूटरी राइट नहीं है। एक्ट ने हमें सेक्शन 16 के थ्रू ये राइट दिया है कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट अपनी गुड्स या सर्विसेज के ऊपर या दोनों के ऊपर, जो भी हम परचेज या सर्विसेज लेते हैं उसके ऊपर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में कंडीशंस बताई गई हैं। जब तक वो कंडीशंस को फुलफिल नहीं करेंगे तो सेक्शन 1 का भी कोई औचित्य नहीं रह जाता, क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 स्टार्ट ही यहीं से होती है कि नॉट वी स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सबसेक्शन इन दिस सेक्शन नो रजिस्टर्ड पर्सन shall be entitled to the credit of any input tax in respect of supply of goods or services or both unless means कि सेक्शन 16 के अंदर कहीं पर भी कुछ भी लिखा गया हो, जब तक सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की कंडीशंस को रजिस्टर्ड पर्सन फुलफिल नहीं करेगा तब तक वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं है। तो हम उस कंडीशंस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहली कंडीशंस है ए, he is in the possession of invoice or debit note issued by the supplier of the goods or services or both or any other document prescribed by the government. Means अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन ने कुछ गुड्स परचेज किए हैं या सर्विसेज ली हैं या उसने कोई चीज खरीदी है तो उसने सप्लायर ने रजिस्टर्ड पर्सन को इनवॉइस दी होगी या डेबिट नोट इशू किया होगा या कोई और डॉक्यूमेंट उससे रिलेटेड उसने इशू किया होगा। तो रजिस्टर्ड पर्सन को इनपुट लेने के लिए इन तीनों में से किसी भी एक चीज का होना उसके लिए जरूरी है। जब तक उसके पास ये तीनों में से कोई एक चीज नहीं है तो वो इसको इनपुट नहीं मिलेगा। सेकंड कंडीशन क्या आती है कि द डिटेल्स ऑफ द इनवॉइसेज और डेबिट नोट रेफर टू इन क्लॉज ए, कि एक ए में क्या बताया हमने कि इनवॉइस होनी चाहिए या डेबिट नोट होना चाहिए या एनी अदर डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अब सेकंड कंडीशन इन्होंने इसी के अंदर एक सब क्लॉज और डाल दी है। वो ये डाली है कि जो इनवॉइसेज या डेबिट नोट हमें सप्लायर ने रिसिपिएंट को या परचेजर को दिया है उसने उसकी डिटेल IFF या GSTR 1 में बिफोर ड्यू डेट सबमिट कर दी हो और रेसिपिएंट को कन्वे भी कर दिया हो। कन्वे कब करेगा? जब वो अपना IFF या GSTR 1 फाइल कर देगा। जब GSTR 1 उसका फाइल हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो उसके 2A में आ जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि 2A क्या है। When the supplier of the goods or services file his IFF means invoice furnishing facility, IFF फाइल कर देता किसी भी मंथ का या GSTR 1 फाइल कर देता किसी भी मंथ का, तो रेसिपिएंट के लिए वो 2A बन जाता है। उस 2A में 2A उसका
ओपन हो जाता है और उस 2A के अंदर उसकी इनवॉइसेज की वो डिटेल आ जाती है। उस 2A के बेस पे रिसिपिएंट या परचेजर को वो इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाता है। थर्ड कंडीशन है ही हैज रिसीव्ड द गुड्स। खाली इनवॉइस होना ही आपके लिए जरूरी नहीं है, इनवॉइस के साथ साथ आपको गुड्स या सर्विसेज भी रिसीव हो जानी चाहिए। ये नहीं है कि गुड्स रिसीव नहीं है, खाली इनवॉइस है तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, बल्कि 73, 74 में और आपको पेनल्टी या इंटरेस्ट वगैरह की अलग जो भी प्रोसिक्यूशंस वगैरह है वो कॉन्सिक्वेंसेज वगैरह है वो अलग से हैं। कहने का मतलब कि जब तक आप गुड्स परचेज नहीं करते या आपके आप गुड्स रिसीव नहीं होती या सर्विसेज आप नहीं ले लेते, एक्चुअली सर्विसेज आप नहीं ले लेते, तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल सकता। अब इसकी एक एक्सप्लेनेशन दी गई है कि इन गुड्स कब कब रिसीव होती हैं। अगर तो डायरेक्टली परचेजर ने गुड्स रिसीव किए तो जब परचेजर को गुड्स मिल जाएंगी तो गुड्स रिसीव मानी जाएंगी। अगर रिसिपिएंट और परचेजर अपने सप्लायर को ये कहता है कि मेरे बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन को आप गुड्स दे दिएगा और वो गुड थर्ड पर्सन उस गुड्स को रिसीव कर लेता है, तो वो डीम्ड टू बी रिसीव्ड बाय द रिसिपिएंट मानी जाएगी कि वो रिसिपिएंट ने वो गुड्स रिसीव कर ली जब भी जैसे ही वो थर्ड पर्सन को डिलीवर हो जाएंगे। ऐसा ही सर्विसेज के केस में है कि अगर रिसिपिएंट ऑफ द सर्विसेज अगर अपने सप्लायर और सर्विसेज को ये कहता है कि मेरे बिहाफ पे थर्ड पर्सन को आप सर्विसेज प्रोवाइड कर दीजिएगा, तो अगर वो थर्ड पर्सन को सर्विसेज प्रोवाइड कर देता है तो वो सर्विसेज रिसिपिएंट द्वारा ली गई मानी जाएंगी। उसके बाद एक कंडीशन आती है कि द डिटेल्स ऑफ द इनपुट टैक्स क्रेडिट इन रिस्पेक्ट ऑफ said supply communicated to the registered person under section 38 shall not be restricted। कि जो आपने गुड्स या सर्विसेज ली हैं वो रिसिपिएंट को आपने कम्युनिकेट की हैं वो सेक्शन 38 के अंदर रेस्ट्रिक्टेड भी नहीं होनी चाहिए। एक तो ये कंडीशन हो गई। इसके बाद आती है सब क्लॉज सी ऑफ सब सेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 16 मीन सेक्शन 16 सब सेक्शन 2 की क्लॉज सी क्या कहती है, सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 41 और सेक्शन 43A द टैक्स चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ सच सप्लाईज आर हैज एक्चुअली बीन पेड बाय द सप्लायर। यहां पर कहानी आती है 2B की कि 2A में कब आती है, जब IFF या GSTR 1 फाइल हो जाता है तो 2A में 2A जनरेट हो जाता है और रेसिपिएंट के 2A में आ जाता है। अब आपने बिफोर ड्यू डेट होती है कि अगर किसी की क्वार्टरली है तो उसके लिए 13 ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है, और अगर मंथली GSTR 1 है तो 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ होती है। तो अगर वो अपनी ड्यू डेट 11th ऑफ द नेक्स्ट मंथ और 13 ऑफ द नेक्स्ट मंथ अगर वो GSTR 1 या IFF फाइल कर देता है तो सामने वाले के रिसिपिएंट के 2A में आ जाएगी। लेकिन यहां पर ये एक बात खत्म नहीं होती, बात यहां से शुरू होती है कि उसके बाद उसने वो टैक्स की लायबिलिटी डिस्चार्ज भी की होनी चाहिए। किसने, सप्लायर ने। कैसे डिस्चार्ज करता है वो, ही विल फाइल हिज GSTR 3B। when he will file his GSTR 3B he will discharge his liability either through credit ledger or through cash ledger। दोनों ही केसेज में उसको लायबिलिटी डिस्चार्ज करने की एक फैसिलिटी दी गई है। वो क्रेडिट चाहे तो क्रेडिट लेजर यूज कर सकता है या कैश लेजर यूज कर सकता है। लेकिन जैसे ही वो 3B फाइल करेगा it becomes the GSTR 2B for the recipient। This is the difference between GSTR 2A and GSTR 2B। When the supplier file GSTR 1 or IFF before due date, then recipient के GSTR 2A में आती है। लेकिन जब वो अपनी 3B फाइल कर देता है, अपनी लायबिलिटी को डिस्चार्ज कर देता है, वो भी बिफोर ड्यू डेट, तब वो GSTR 2B में रिसिपिएंट के शो हो जाता है। अब एक चीज और आती है कि जब मेरी एक इनवॉइस ही है अब किसी भी एक मंथ की, वो सप्लायर ने GSTR 1 में तो फाइल कर दी बिफोर ड्यू डेट, तो वो उसी मंथ में आ जाएगी। लेकिन उसने GSTR 3B फाइल नहीं किया तो वो उस मंथ के 2B में नहीं आएगी। जब वो 2B में कब आएगी, जब वो GSTR 3B को फाइल करेगा। अगर वो अपनी GSTR 3B बिफोर ड्यू डेट मीन्स मंथली है तो 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, अगर क्वार्टरली है तो 24th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, उस डेट से पहले फाइल कर देता तो मेरा सेम मंथ में वो 2B में आ जाएगा। अगर मैं बिफोर आफ्टर द ड्यू डेट फाइल करता हूं तो रिसिपिएंट के उस मंथ में आएगा जिस मंथ में
उसने सप्लायर ने वो GSTR 3B फाइल की होगी। तो ये GSTR 2A और 2B का डिफरेंस है कि अगर सप्लायर 1 को फाइल कर देता है तो 2A में आएगा, 3B फाइल करता है तो 2B में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट कंडीशन है कि ही हैज फर्निश द रिटर्न, मींस इनपुट लेने के लिए सब रिसिपिएंट को भी अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। कौन सी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी? GSTR 3B। GSTR 3B के थ्रू वो अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा और उसके लिए उसको सेक्शन 39 के अंदर इनपुट अपनी रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। अब एक चीज सबसे लास्ट पे है कि इंस्टॉलमेंट के अंदर वो कहते हैं कि अगर इंस्टॉलमेंट में अगर कोई गुड्स आ रही हैं तो आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट कब आप एलिजिबल होते हो? जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ द गुड्स आपको रिसीव होती हैं उस डेट को आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा, ना कि आपको पहली या दूसरी इंस्टॉलमेंट पे आपको वो क्रेडिट मिलेगा। नेक्स्ट है कि फर्दर प्रोवाइडेड दैट वेयर ए रेसिपिएंट फेल टू पे to the supplier of goods or services both other than the supplier on which tax is paid under RCM। इसमें क्या कहा गया है कि ऐसी सर्विसेज जो RCM के अंडर आती हैं उसको छोड़कर अगर कोई परचेज आपकी ऐसी है या आपने सर्विसेज ऐसी ली है जिसके ऊपर आपको RCM पे करना है, उसको छोड़कर बाकी जो भी गुड्स आया सर्विसेज आपने ली है, मीन्स रिसिपिएंट ने ली है और उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है, तो उसको इनवॉइस डेट के 180 दिन के अंदर इनपुट टैक्स क्रेडिट इन 180 दिन के अंदर उसको सप्लायर को पेमेंट करनी है। अगर वो 180 दिन के अंदर सप्लायर को पेमेंट नहीं करता तो उसको जैसे ही 6 महीने 180 दिन वो खत्म हो जाएंगे उसको इनपुट टैक्स वो अपना क्रेडिट जो है वो रिवर्स करना है। रिक्लेम कब करना है? जिस मंथ में उसको वो पेमेंट करेगा सप्लायर को उस मंथ में उसको वो रिक्लेम कर लेगा। मीन्स कहने का मतलब ये है कि अगर 180 दिन के अंदर वो उसको पेमेंट नहीं कर पाता तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब आती है सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 16। सबसेक्शन 3 क्या कहती है? वेयर द रजिस्टर्ड पर्सन हैज क्लेम्ड डेप्रीशिएशन ऑन द टैक्स कंपोनेंट ऑफ द गुड्स आर सर्विसेज। मींस अगर आपने कुछ गुड्स खरीदी जो कि कैपिटल गुड्स हैं उसके ऊपर आपने डेप्रीशिएशन क्लेम किया, आपने उसके इनवॉइस के अंदर दो पोर्शन होते हैं, एक टैक्स इनवॉइस होता है, एक आपका टैक्स पोर्शन होता है। अगर आपने टोटल के ऊपर अगर आपने डेप्रीशिएशन क्लेम किया, रिसिपिएंट ने क्लेम किया, तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा टैक्स का। अगर उसने सिर्फ टैक्स इनवॉइस के ऊपर टैक्सेबल अमाउंट के ऊपर डेप्रीशिएशन क्लेम किया है तो वो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। फोर्थ कंडीशन सेक्शन 16 की जो है सबसेक्शन 4 क्या कहती है? A registered person shall not be entitled to take input tax credit in respect of any invoice or debit note for supply of goods or services or both after the 30th day of November। ये एक नई क्लोज इन्होंने ऐड की है। पहले इसकी ये डेट थी कि आप 20 अक्टूबर तक इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम कर सकते थे किसी भी ईयर का। जैसे हमने 23-24 का इनपुट क्लेम करना है तो अब वो डेट हो गई है 30 नवंबर। तो अगर हमने 23-24 का इनपुट टैक्स क्लेम करना है और किसी का इनपुट टैक्स क्लेम कोई रह जाता है, क्रेडिट लेना रह जाता है, तो वो 30 नवंबर तक उस इनपुट का क्लेम वो ले सकता है। इसके बाद उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो ये सारी सेक्शन 16 थी। 2A के बारे में मैंने आपको बता दिया, 2B के बारे में बता दिया। अब हमने क्या देखना है? अब हम स्टडी करेंगे, कुछ केस स्टडी करेंगे। आपने देखा होगा कि 2017-18 के भी काफ़ी नोटिस आए थे, 2018-19 के भी काफ़ी नोटिस आ रही हैं और दोनों ही मैंने सालों में ये देखा है कि प्रॉपर ऑफिसर जो है जिस रिसिपिएंट का 2A में या 2B में नहीं आ रहा, चलो 18-19 में तो 2B नहीं था, 2A में नहीं आ रहा, तो उसका इनपुट वो डिनाई कर रहे हैं, या सप्लायर ने रिटर्न लेट फाइल की है तो उसको 16/4 में उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिल रहा। मेरा ये मानना है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 ये कहती है कि recipient of the goods or services are both may claim the input tax credit before 30th नवंबर आज की डेट में, या उस समय 20 अक्टूबर थी उससे पहले इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। सप्लायर ने कब फाइल किया, मेरे रिसिपिएंट का उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, तो उस केस में उनको डिनाई नहीं करना चाहिए इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसके बारे में कुछ केसेस भी हुए थे। एक मेन केसेस हुआ था कि यूनिटी मीडिया लिमिटेड वर्सेस स्टेट टैक्स ऑफिसर केरला हाई कोर्ट में। इसमें
यूनिटी मीडिया जो पिटिशनर था उसको सबसे पहले तो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड नहीं की गई थी और कुछ उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई कर दिया गया था कि सप्लायर ने वो 20 अक्टूबर के बाद उसको रिटर्न फाइल 17-18 का ये केस था कि उसने 31 मार्च के 2019 के बाद वो रिटर्न फाइल की थी, तो उस केस में उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट डिनाई कर दिया गया था। तो जो लर्नड काउंसिल थे उन्होंने दिया एजेंसी में भी एक केरला हाई कोर्ट की जजमेंट आई थी, या हिना मेडिकल के केस में भी एक जजमेंट आई थी जिसमें उन्होंने ये कहा था कि टू ए में ना आना एक कोई प्रूफ नहीं है कि उन्होंने इनपुट टैक्स क्रेडिट या उन्होंने परचेजेज रिसिपिएंट ने परचेजेज नहीं ली है या सर्विसेज नहीं ली है। और दिया एजेंसीज के केस में तो ये जजमेंट में लिखा गया था कि टू ए में ना आना ये कोई फुल प्रूफ नहीं है, सफिशिएंट प्रूफ नहीं है कि वो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा उसको या सामने वाले ने परचेजेस नहीं लिए हैं। इन सारे ही केसेस के अंदर केरला हाई कोर्ट की जो जजमेंट थी उसमें ये कहा गया था कि प्रॉपर ऑफिसर को वो जो केस है वो रिमांड पे कर दिया गया था और ये कहा गया था कि आप पूरी इन्वेस्टिगेशन कीजिए। अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाता है कि रिसिपिएंट वाज बोनाफाइड रिसिपिएंट एंड ही हैज बोनाफाइड मेक परचेजेज एंड वो गुड्स को उसने रिसीव किए हैं, तो वो एलिजिबल है इनपुट टैक्स क्रेडिट के। अदरवाइज वो इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर वो 16 की सेक्शन 16 की सभी कंडीशंस को फुलफिल कर देता है तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के एलिजिबल हो जाता है। कर्नाटका हाई कोर्ट का एक ईकॉम गिल का केस था। ईकॉम गिल में तो उन्होंने ये कहा था कि सप्लायर जो है सॉरी रेसिपिएंट को ये प्रूव करना है कि मैंने ये गुड्स परचेज किए हैं, मैंने बर्डन ऑफ प्रूफ जो था वो सप्लायर के ऊपर का उसमें ये कहा गया था। लेकिन कलकत्ता हाई कोर्ट में एक केस हुआ था सनक्राफ्ट का। सनक्राफ्ट में ये कहा गया था कि टू ए में नहीं आ रहा, टू ए में नहीं आ रहा तो इट मीन्स कि आप उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं दोगे। टू ए इज नॉट द फुल प्रूफ ऑफ द पेमेंट ऑफ द टैक्स। इसमें सनक्राफ्ट में उन्होंने जो रेफरेंस लिया था वो भारती एयरटेल का रेफरेंस लिया था जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि टू ए इज ओनली ए फैसिलिटेशन नॉट द प्रूफ ऑफ द पेमेंट ऑफ द टैक्स। तो इस बेस पे उसको डिनाई नहीं होना चाहिए। बाकी अभी एक सुप्रीम कोर्ट में एक केसेस पेंडिंग है जो कट ऑफ डेट से बाद वाले है जो सप्लायर ने लेट फाइल किए हैं, उस केस में देखो क्या डिसीजन आता है। लेकिन टिल देन मेरा ये मानना है कि इनपुट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर बोनाफाइड परचेजर है या बोनाफाइड रिसीवर ऑफ द सर्विसेज है और उसने गुड्स या सर्विसेज बोनाफाइड परचेज की हैं तो ही शुड गेट द इनपुट टैक्स क्रेडिट अनटिल एंड अनलेस कोई और डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का कोई अगेंस्ट आता है तब उसको देखेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आपने बड़े आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा या और मेरे लाइक बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। टिल देन हैव ए गुड डे, थैंक यू वेरी मच।